हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं किरचॉफ के नियम। तो आज का अपना जो वीडियो होगा बच्चों, ये होगा किरचॉफ के नियम पे और किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं किरचॉफ नियम पे। और दूसरा अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में विभिन्न मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र। तो चलिए बच्चों, किरचॉफ के नियम की बात करते हैं। किरचॉफ का नियम क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। तो बच्चों, पहली चीज तो ये कि भाई किरचॉफ ने ये नियम क्यों दिए। तो किरचॉफ ने बच्चों दो नियम दिए जो जटिल विद्युत परिपथों को हल करने के लिए यूज लिए जाते हैं। जटिल विद्युत परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए। पहला नियम इसने बोल दिया किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको बोला जाता है धारा का नियम। बच्चों, पहले नियम को हम बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा का नियम, या इसको हम बोलते हैं किरचॉफ का जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। संधि नियम। तो क्या बताया बच्चों किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम ने कि किसी भी विद्युत परिपथ में स्थित किसी संधि बिंदु पर, किसी विद्युत परिपथ में स्थित किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे मान लो भाई ये संधि बिंदु हो गया, तो पहली चीज तो ये कि भाई आप किसी भी विद्युत परिपथ में संधि बिंदु को पहचानोगे कैसे। तो बच्चों, संधि बिंदु किसी विद्युत परिपथ का वह भाग होता है जहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती है। तो विद्युत परिपथ की दो या दो से अधिक शाखाएं आकर जहां पर मिलेंगी बच्चों, वो हो गया संधि बिंदु। तो उस संधि बिंदु पर जितनी विद्युत धाराएं अंदर प्रवेश करेगी उतनी ही विद्युत धाराएं वहां से बाहर निकलेगी। इसका मतलब ये हो गया बच्चों वहां पर कि धाराओं का जो बीजगणितीय योग है समेशन आई है बच्चों, वो होगा यहाँ पर 0। यहाँ पर चिन्ह परिपाटी ली जाती है बच्चों। जो विद्युत धाराएं संधि बिंदु पर अंदर की ओर प्रवेश करती है उनको धनात्मक लिया जाता है, और जो विद्युत धाराएं बाहर की ओर जाती है उन्हें लिया जाता है ऋणात्मक। तो जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ, तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर I1 और I3 ये दोनों धाराएं तो है अंदर की ओर, और I2 और I4 है ये बाहर की ओर। तो I1 प्लस I3 बराबर हमने बोल दिया यहाँ पर I2 प्लस I4। एक और कॉन्सेप्ट जो बच्चों यहाँ पर KCL में आपको ध्यान रखना है, ये क्या है कि भाई यहाँ पर जितनी धारा इस संधि बिंदु पर अंदर आ रही है उतनी बाहर जा रही है। मतलब ये हो गया कि भाई ये आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। तो किरचॉफ का जो धारा का नियम है KCL जो है, ये बच्चों यहाँ पर आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। तो ये हो गया आपका KCL। देखिए बच्चों, विस्थापन धारा के सिद्धांत से यह नियम संधारित्र के लिए भी प्रयुक्त होता है, जिसमें संधारित्र का आवेशन व निरावेशन करने की स्थिति में उसका प्रतिरोध शून्य तथा स्थायी अवस्था में अनंत माना गया है। तो बच्चों, ये आवेश किसी भी संधारित्र के आवेशन और अनावेशन की प्रक्रिया को भी आप समझा सकते हो KCL की सहायता से। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है बच्चों, किरचॉफ के दूसरे नियम को जाना जाता है KVL से। इसको बोला जाता है KVL, किरचॉफ का वोल्टता नियम, या बच्चों इसका लूप, इसका दूसरा नाम होता है लूप का नियम, किरचॉफ का लूप का नियम। यह नियम जो है ये केवल और केवल बंद लूपों के लिए ही मान्य होता है। किसी भी विद्युत परिपथ में जब बंद लूप हम कंसिडर करते हैं तो उस बंद लूप में कुल विभव परिवर्तन का मान होता है बच्चों 0। मतलब समेशन V की वैल्यू हो गई 0। इसी स्टेटमेंट को, इसी कथन को बच्चों दूसरे तरीके से भी हम दे सकते हैं, और ये दूसरा तरीका क्या होता है कि किसी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग। तो वोल्टताएं तो हमने जनरल कह दी, यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसी भी बंद लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतरों के बीजगणितीय योग। तो समेशन IR की वैल्यू हो गई बच्चों समेशन E के बराबर। तो किसी बंद लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतरों का बीजगणितीय योग बराबर हो गया उस बंद लूप में जितने सेल जुड़े हुए हैं उन सबके विद्युत वाहक बलों के योग के। तो बच्चों ये होता है आपका KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसी तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर चिन्ह परिपाटी क्या यूज होती है। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर चिन्ह परिपाटी की। तो चिन्ह परिपाटी हम यहाँ पर प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के लिए और सेलों के विद्युत वाहक बलों के लिए यूज करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, पहली चिन्ह परिपाटी है कि यदि हम किसी लूप में चलें, यदि अपन किसी लूप में चलते हैं और लूप में धारा की दिशा में अपन चल रहे हैं, तो बच्चों धारा की दिशा में अगर अपन उस लूप में चलते हैं तो उस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो होगा ऋणात्मक। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर हो गया ऋणात्मक। और अगर किसी लूप में हम चलते हैं धारा की विपरीत दिशा में तो उस प्रतिरोध के सिरों पर बच्चों विभवांतर होगा पॉजिटिव प्लस IR। तो ये तो अपन ने बात कर ली प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर की।
लूप में धारा की दिशा में चलोगे तो विभवांतर होगा बच्चों ऋणात्मक, और धारा के विपरीत दिशा में चलोगे तो विभवांतर होगा आपका धनात्मक। इसी तरीके से सेल के विद्युत वाहक बल के लिए, तो बच्चों अगर आप लूप में जिस भी दिशा में चलो, चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, और सेल का धन सिरा पहले आता है तो उसका विद्युत वाहक बल लेंगे बच्चों हम ऋणात्मक। लूप में आगे बढ़ने की दिशा में अगर कोई सेल का धन सिरा पहले आता है तो उसका विद्युत वाहक बल लिया जाएगा बच्चों ऋणात्मक, और अगर सेल का ऋण सिरा पहले आता है तो बच्चों वहां पर उसका विद्युत वाहक बल लिया जाएगा धनात्मक। तो दो कॉन्सेप्ट यहां पर आपको ध्यान रखने हैं, एक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर के लिए, और दूसरा बच्चों आपको ध्यान रखना है सेलों के विद्युत वाहक बलों के लिए। तो विद्युत वाहक बल के लिए क्या बताया कि अगर सेल का ऋण सिरा पहले आएगा तो उसका विद्युत वाहक बल धनात्मक, और धन सिरा पहले आएगा तो ऋणात्मक। जबकि प्रतिरोध में अपन चलते हैं धारा की दिशा में उस लूप में, तो बच्चों उसका विभवांतर होगा ऋणात्मक, और धारा के विपरीत दिशा में चलने पर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर धनात्मक लिया जाएगा। इसी तरीके से बच्चों संधारित्र के लिए भी देखिए यहां पर बात की गई है केवीएल में, किसी संधारित्र के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर जाते हैं तो बच्चों विभव परिवर्तन लिया जाता है धनात्मक। तो धन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलेंगे, देखिए ऋण सिरे से अपन चले धन सिरे की ओर, और आपका संधारित्र यहाँ पर नेगेटिव प्लेट पहले आती है तो इसके सिरों पर विभवांतर होगा बच्चों धनात्मक, और अगर अपन चलते हैं धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ तो उसके सिरों पर विभवांतर होगा ऋणात्मक। इसी तरीके से प्रेरकत्व के लिए और बात की गई है, किसी प्रेरकत्व से बहने वाली धारा की दिशा में वोल्टेज में परिवर्तन होगा बच्चों ऋणात्मक। अगर धारा की दिशा में अपन चलते हैं तो वोल्टता में परिवर्तन ऋणात्मक होगा, और विपरीत दिशा में चलने पर धनात्मक होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है ये, और पढ़ेंगे यहां पर आगे चल के अपन प्रेरित विद्युत वाहक बल में अपन बात करेंगे बच्चों, ये E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये कब होता है? धारा की दिशा में चलने पर, और धारा के विपरीत दिशा में चलने पर होगा पॉजिटिव। तो ये बच्चों केसीएल और केवीएल ये जटिल परिपथों को यूज करने के लिए किए जाते हैं। चलिए कुछ दिशा निर्देश देखें। सर्वाधिक विद्युत वाहक बल वाली बैटरी के धन सिरे से प्रारंभ होकर धारा को प्रथम नियम की सहायता से वितरित करना चाहिए। तो क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए? आपके परिपथ में जितने सेल लगे हुए हैं उनमें से आपको उस वाली सेल से धारा की दिशा देनी है जिसका विद्युत वाहक बल धनात्मक हो। वैसे आप कोई से भी दे सकते हो, आपको वहां पर केसीएल का सही वितरण करना है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका क्या है बच्चों कि जिस सेल का विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा उससे आपको धारा की दिशा देनी चाहिए। धारा की सही दिशा का अंदाजा करना हमेशा आसान नहीं होता, किंतु धारा के किसी भी दिशा में चाहे वो गलत हो या सही हो माना जा सकता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि आप कैसे भी लेके कंसिडर कर सकते हो, चाहे किसी भी सेल से आप धारा निकाल दो वहां पर, लेकिन आपका केसीएल प्रॉपर सही होना चाहिए। जब आप पूरे लूप में पूरे परिपथ में केसीएल अप्लाई करो तो फाइनली आपका केसीएल वहां पर प्रूव होना चाहिए। प्रत्येक शाखा में धारा वितरण के पश्चात हम एक बिंदु निश्चित कर बंद लूप के चारों ओर चलते हैं। इस लूप में आने वाले प्रतिरोध संधारित्र प्रेरकत्व या बैटरी से चलने पर हमें उसमें होने वाले वोल्टेज परिवर्तन का समीकरण लिखना चाहिए। तो क्या बताया कि जितने लूप है किसी भी परिपथ में आप जिस भी लूप में चल रहे हो तो कोई एक बिंदु निर्धारित कर दो, और उस एक बिंदु को निर्धारित करके अब उस लूप में आगे चलो और वापस वहीं पे आ जाओ। तो आपको सही से वहां पर समीकरण लिखने हैं चिन्ह परिपाटी के साथ में। केवीएल नियम की सहायता से हम एक समीकरण प्राप्त करते हैं, किंतु पूरे परिपथ को हल करने के लिए उतने ही समीकरण आवश्यक है जितने चर उपस्थित हैं। मान लो कि किसी विद्युत परिपथ में 3 अज्ञात धाराएं हैं, तो बच्चों कम से कम आपको 3 समीकरण वहां पर चाहिए, क्योंकि जितने अज्ञात समीकरण होंगे उतने ही वहां पर चर राशियों का मान आप उतनी ही चर राशियों का मान आप निकाल सकते हो। प्राप्त समीकरणों को हल करने पर हमें मानी गई धाराओं के आंकिक मान प्राप्त होते हैं। यदि कोई मान ऋणात्मक आता है तो बच्चों कोई वैल्यू अगर धारा की ऋणात्मक आती है तो इसका मतलब यह है कि धारा आपने जो मानी है उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो नेगेटिव करंट आ जाए तो उससे डरना नहीं है कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई। उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब यह है कि आपने जो धारा की दिशा ली थी कैलकुलेशन से नेगेटिव आ रही, मतलब उसकी विपरीत दिशा होगी वहां पर। लूपों की संख्या इस तरीके से निर्धारित करनी चाहिए ताकि परिपथ में उपस्थित सभी घटक कम से कम एक लूप में अवश्य आ जाएं। तो बच्चों आपको जो लूप सेलेक्ट करना है उसको इस तरीके से लेना है कि जितने भी अवयव वहां पर आपके परिपथ में मौजूद हैं कम से कम प्रत्येक अवयव आपका वहां पर संयोजन में आ जाए। संधारित्र या बैटरी के संबंध में धारा की दिशा को महत्व नहीं दिया जाता।
प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज ह्रास या वोल्टेज लाभ कुछ भी हो, हम धारा को हमेशा वर्धमान फलन मानते हैं। वर्धमान फलन मानते हैं मतलब पॉजिटिव वहां पर कंसिडर करके चलते हैं। अब देखिए बच्चों, किरचॉफ के नियम से तुल्य प्रतिरोध का निर्धारण भी किया जा सकता है। जिन दो सिरों के बीच तुल्य निर्धारण करना है हमें प्रतिरोध का, उनके बीच एक काल्पनिक बैटरी हम मान लेते हैं बच्चों, जिसका विद्युत वाहक बल E लगा हो। मान लीजिए इस बैटरी से धारा I निकलती है और इसकी वैल्यू हम धारा नियम से प्रत्येक शाखा में वितरित कर सकते हैं। केवीएल की सहायता से बच्चों जितनी वहां पर चर राशियां मौजूद है, जितनी अज्ञात राशियां मौजूद है, उतनी आप वहां पर समीकरणें प्राप्त कर सकते हो और इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये था यहाँ पर केवीएल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चलिए बच्चों बात करते हैं केवीएल की सहायता से न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आपको हल करने हैं। मान लो बच्चों, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ एक सर्किट है, तो ऐसे परिपथों को हम केवीएल की सहायता से कैसे सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर हमें बंद लूप दिए गए हैं बच्चों, 3 बंद लूप हो गए हैं यहां पर। अगर मैं इसको नॉमिनेट करता हूं ABCDEF, तो बच्चों बंद लूप हो गए। एक तो हो गया ABCFA ऊपर वाला लूप, एक हो गया FCDEF, और तीसरा हो गया बाहर वाला ABCDEFA। तो 3 बंद लूप है। चलिए सबसे पहले यहां पर आप केवीएल अप्लाई कीजिए। 2 सेल हैं, 2 सेलों से मान लीजिए कि भाई जो ऊपर वाला सेल है इसका ये धन सिरा, तो इससे धारा निकल रही है बाहर I1। नीचे वाला ये इसका धन सिरा इस तरफ है, इससे मान लीजिए धारा निकल रही है I2। तो बच्चों ऊपर वाले में धन सिरे से अगर किसी भी सेल से कोई धारा निकलती है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि उस शाखा में, शाखा क्या होती है, किसी विद्युत परिपथ का वह भाग होता है जिसमें धारा का मान हमेशा नियत रहता है। तो यहां पर देखिए ये धन सिरे से आपकी I2 धारा निकली, तो इसमें ऋण सिरे में वापस I2 धारा आएगी। पहली चीज तो ये, ऊपर वाले सेल के धन सिरे से I1 धारा आई, तो इसमें वापस से I1 धारा ही अंदर आएगी। तो देखिए इस वाले संधि बिंदु पर केसीएल अप्लाई कीजिए। यहां पर नीचे से ऊपर की ओर संधि बिंदु की ओर आ रही है I2 धारा, जिसमें से I1 चली गई बाहर, तो बच्चों इसमें कितनी आ गई I2 माइनस I1। बीच वाले प्रतिरोध में धारा आ गई I2 माइनस I1। ये आपने लगा दिया KCL। इसके बाद में आप KVL अप्लाई कीजिए और यहां पर इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको क्या पूछा है यहाँ पर, I1 की वैल्यू पूछिए। तो बच्चों कोई सा भी लूप ले लो, कोई से भी 2 लूप ले लो। देखिए यहाँ पर एक लूप ले लिया आपने ऊपर वाला। अभी जैसा कि पीछे मैंने आपको दिशा निर्देश में एक चीज समझाई कि भाई कोई एक बिंदु से चलना प्रारंभ कर दो और वापस घूम के वहीं पे आ जाओ। तो मैं मान रहा हूं यहाँ पर कि भाई मैंने चलना स्टार्ट किया ए बिंदु के पास से, और मैं चल रहा हूं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से मैं ए तक आया, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। ए से एफ तक आया बच्चों, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। और मैं घूम गया एफ से सी की तरफ। तो देखिए धारा भी इसमें प्रवाहित हो रही है एफ से सी, और अपन भी लूप में चल रहे हैं एफ से सी। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा ऋणात्मक। तो मैंने यहां पर लिखी इसकी इक्वेशन, I2 माइनस I1 माइनस का होगा, और ये हो गया R2। सी से बी में बच्चों घूम गया, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। बी से मैं ए की तरफ घूमा, तो धारा आ रही है विपरीत दिशा में। लूप में चलने के विपरीत दिशा में धारा आ रही है, तो आर के सिरों पर बच्चों विभवांतर होगा धनात्मक। तो यहां पर हमने बोल दिया प्लस I1R, और फिर सेल का आ गया धन सिरा पहले, तो इसका विद्युत वाहक बल होगा यहाँ पर ऋणात्मक। तो माइनस E1 बराबर हो गया बच्चों 0। जितने भी डेटा आपको क्वेश्चन में दिए हुए रखिए। R2 की वैल्यू दी हुई है 2 ओम, R1 की वैल्यू, ये R1 है बच्चों, यहाँ पर R1 की वैल्यू आपको दी हुई है 2 ओम। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2 से गुणा किया इसको, तो माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस माइनस प्लस 2I1, और ये हो गया यहाँ पर प्लस 2I1, तो ये हो गया प्लस का 4I1, और E1 की वैल्यू दी हुई बच्चों 4 वोल्ट, तो ये हो गया इक्वल टू 4। तो एक समीकरण तो बन गया यहां से। दूसरा समीकरण, चलो मान लिया मैंने लूप ले लिया नीचे वाला, और नीचे वाले लूप में मैंने चलना प्रारंभ कर दिया बच्चों यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये E2 के ठीक आगे से मैंने चलना प्रारंभ कर दिया। तो बच्चों E से F चला, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। F से C आया, तो वापस देखिए धारा के विपरीत, धारा की दिशा में चल रहा हूं, तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक। तो ये हो गया माइनस I2 माइनस I1 इंटू R2। अभी अपन ने देखिए R2 की वैल्यू है 2 ओम, तो ये 2 से गुणा कर दिया इसको। फिर C तक आ गए, C से D कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। D से अपन घूम गए E की तरफ। तो बच्चों धारा की दिशा में अपन चल रहे हैं प्रतिरोध R3 में, तो इसके सिरों पर फिर से विभवांतर हो जाएगा ऋणात्मक। और धारा कितनी है I2, तो I2 R3, R3 की वैल्यू दे रखी है बच्चों 4 ओम, तो माइनस हो गया 4I3 या 4I2, और सेल का ऋण सिरा आ गया सामने, तो ये आ गया बच्चों प्लस E2। E2 की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर, E2 की वैल्यू दे रखी है बच्चों 6 वोल्ट।
तो +6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब की बार क्या कैलकुलेशन करी, 6 को एक तरफ ले गए, पॉजिटिव हो गया, यहां पर हमने बात करी तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 2i2, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2i2 माइनस का 4i2, तो ये हो गया 6i2 माइनस 2i1 इज इक्वल टू 6। तो बच्चों ये दो समीकरण बन गए और इन दो समीकरणों की सहायता से आप दो अज्ञात राशियां निकाल सकते हो। अगर आप इसको 2 से गुणा कर दोगे तो देखो यहाँ पर प्लस का 4i1 है, यहाँ पर माइनस का 2i1 है, तो ये हो गया 12i2 माइनस 4i1 बराबर 12। समीकरण 1 और इस 3 को जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो इन दोनों को आप जोड़ते हो तो देखो बच्चों क्या आ गया, ये +4i1 माइनस 4i1 0 हो गया, प्लस का 12i2 माइनस का 2i2 10i2 बच गया बच्चों यहाँ पर, और ये आ गया 12 + 4 16। तो i2 की वैल्यू आपको यहां पर मिली, i2 मिल गया बच्चों 1.6 एम्पियर, i2 मिल गया 1.6 एम्पियर। किसी भी एक समीकरण में इसकी वैल्यू रख के हम i1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 1.6 को 2 से गुणा किया तो हो गया 3.2, उधर जाके हो गया ये 7.2, तो i1 की वैल्यू आ गई 7.2 बटा 4। तो ये आ गया बच्चों 1.8 एम्पियर, और हमें यही पूछा है, i1 की वैल्यू पूछी है, तो i1 आ गया 1.8 एम्पियर, ऑप्शन नंबर हो गया बच्चों यहाँ पर बी। तो आप सिंपल से कोई से भी दो लूप लेके आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया बच्चों केसीएल केवीएल पर आधारित एक क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी पैटर्न का हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, इसमें भी पूछ लिया आपको परिपथ में धारा का मान। तो देखिए यहाँ पर दो सेल्स हैं और दो प्रतिरोध हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई यहां से मान लो इसमें धारा आ रही है i1, इसमें धारा मान लो i2, और आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो यहां पर बच्चों सिंपल सी। या अभी पीछे मैंने एक चीज बताई कि जो उच्च विद्युत वाहक बल वाला है उसी से आप परिपथ में धारा कंसिडर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपने इससे आई धारा कंसिडर कर ली, अब यहाँ पर आप इजीली बच्चों इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। दूसरा तरीका इसमें शॉर्ट ट्रिक दूसरी क्या है बच्चों, दोनों सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल निकाल लीजिए। तुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो गया, ये 10 वोल्ट ये 5 वोल्ट, तो ये आ गया आपका 5 वोल्ट आ गया। दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है, यहाँ पर श्रेणी क्रम में हो गए, 2 + 3 5। तो बच्चों आई की वैल्यू हो गई यहाँ पर V/R, तो 5/5 1 एम्पियर, आई की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1 एम्पियर। सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर विदाउट केवीएल। तो ऐसे ही बच्चों ये अलग अलग क्वेश्चन है, अभी जो जिस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया उसी तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल इजी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं विभिन्न मापन में आने वाले उपकरण यंत्र कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों अपन यहाँ पर बात करेंगे धारामापी की, वोल्टमीटर, एमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर सेतु और विभव मापी, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं धारामापी। तो बच्चों धारामापी का काम क्या होता है, ये किसी भी परिपथ में हमें बताता है धारा का प्रवाह है या नहीं है। मतलब ये सिर्फ धारा को संसूचित करता है, जैसा कि इसका नाम है धारामापी। तो ये धारा को मापित नहीं करता, ये सिर्फ धारा की दिशा बताता है या धारा का संसूचन करता है किसी भी विद्युत परिपथ में। तो देखिए धारामापी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पर आपके सिलेबस में जो पढ़ते हैं बच्चों वो चल कुंडली धारामापी और चल चुंबक धारामापी, ये आपके सिलेबस में। इसके अलावा होते हैं तप्त धारामापी, तप्त तार धारामापी। डीसी परिपथों में चल कुंडली धारामापी प्रयुक्त करते हैं। तो डीसी सर्किट जो होते हैं बच्चों उनमें हम यूज करते हैं चल कुंडली धारामापी। तो आपके सिलेबस में चल कुंडली धारामापी को डिटेल में पढ़ा गया है यहाँ पर। इसका जो संकेत है इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल जी से। तो कैपिटल जी को हम ये भी कंसिडर करते हैं कि भैया आपके धारामापी का कुल प्रतिरोध होता है, तो इसको प्रतिरोध भी हम कैपिटल जी ही कंसिडर करते हैं। सिद्धांत क्या होता है बच्चों, चाहे कोई सा भी धारामापी हो, तो सिद्धांत इसका सिंपल सा होता है कि जब भी धारामापी में कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो इसकी कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो इसकी कुंडली में जो उत्पन्न विक्षेप है जिसको फाई या थीटा बोल सकते हो, ये बच्चों समानुपाती होता है इसमें प्रवाहित धारा के, यही इसका सिद्धांत होता है। पूर्ण विक्षेप धारा, तो पूर्ण विक्षेप धारा होती है कि कोई भी धारामापी है उसमें उसकी साम्य स्थिति से या मूल स्थिति से पूर्ण रूप से विक्षेपित करने के लिए जितनी धारा की आवश्यकता होती है बच्चों उसको बोलते हैं पूर्ण विक्षेप धारा। इसको हम IG से दर्शाते हैं, ये धारा होती है बच्चों IG। शंट क्या होता है, तो बच्चों शंट की बात करें हम तो शंट क्या होता है, किसी भी धारामापी के साथ समांतर क्रम में संयोजित किए जाने वाले अल्प प्रतिरोध को आप बोलते हो शंट। शंट क्या हो गया,
किसी भी धारामापी के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया गया अल्प प्रतिरोध, उसको बोलते हैं बच्चों शंट। चलिए बात करते हैं शंट से क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। तो बच्चों शंट के लाभ तो क्या है, सबसे पहली चीज तो शंट क्या करता है, परिपथ में बहने वाली अतिरिक्त धारा को ये कंट्रोल करता है, जिससे कि आपका परिपथ जलने से बचाया जा सके। तो परिपथ को जलने से बचाता है। दूसरा, इसे धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अगर हम धारामापी के साथ समांतर क्रम में कोई अल्प प्रतिरोध, जिसे शंट कहा जाता है, संयोजित कर दें, तो बच्चों वो धारामापी बन जाता है आपका एमीटर। इसी तरीके से इसके नुकसान क्या है, तो बच्चों नुकसान क्या है कि भी धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है इससे। शंट प्रतिरोध लगा दिया तो शंट प्रतिरोध लगाने पर धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। हम इसकी सुग्राहिता की बात करें तो बच्चों इसकी सुग्राहिता होती है फाई अपॉन आई, फाई अपॉन आई। तो शंट प्रतिरोध लगा दिया जिससे इसमें प्रवाहित होने वाली धारा यहां पर बढ़ गई तो इससे सुग्राहिता की वैल्यू कम हो गई, तो सुग्राहिता कम हो जाती है इसकी। देखिए यहां पर ये परिपथ में इस तरीके से इसका संयोजन किया, ये हो गया आपका शंट प्रतिरोध, और ये साथ में लगा दी कुंजी। ये हो गया बच्चों आपका शंट प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट। चलिए इसको हम एमीटर क्या होता है इसकी बात करते हैं, और कैसे धारामापी को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों एमीटर का काम होता है किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापने का। तो ये धारा को मापता है। जिस भी परिपथ में किसी अवयव में आपको प्रवाहित धारा मापनी है बच्चों, उसके साथ इसको लगा दिया जाता है श्रेणी क्रम में। तो देखिए इस आर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा को यदि आपको मापना है तो आपने इसके साथ ये एमीटर लगा दिया श्रेणी क्रम में। तो एमीटर को हमेशा परिपथ में संयोजित किया जाता है श्रेणी क्रम में। एमीटर का पाठ्यांक परिपथ में बहने वाली वास्तविक धारा से हमेशा कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एमीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, जिससे ये परिपथ में प्रवाहित होने वाली वास्तविक धारा का मापन न करके और उससे कुछ धारा कम मापता है। अगर हम आदर्श एमीटर की बात करते हैं तो बच्चों आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए 0। तो आदर्श एमीटर के लिए प्रतिरोध का मान होना चाहिए 0, और ये जो धारा मापित करे उसकी वैल्यू होनी चाहिए अनंत। ध्यान रखिए ये आदर्श एमीटर के लिए प्रतिरोध होना चाहिए 0 और इसके द्वारा मापी जाने वाली धारा होनी चाहिए अनंत, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। एमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा उसका पाठ्यांक उतना ही शुद्ध होगा। तो देखिए जैसा मैंने बताया कि एमीटर का काम होता है धारा को मापना, और धारा को ये अधिकतम कब मापेगा, शुद्धता से कब मापेगा, जब प्रतिरोध होगा कम। यदि एमीटर का प्रतिरोध 0 है तो इसे आदर्श एमीटर कहा जाता है। यदि इसका प्रतिरोध हम 0 मान लें तो बच्चों ये आदर्श एमीटर कहलाएगा। देखिए धारामापी को किस तरीके से रूपांतरित करते हैं एमीटर में। तो बच्चों धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए, जैसा कि अभी मैंने पीछे आपको बताया, एक हम अल्प प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं शंट, और उस अल्प प्रतिरोध को लगा दिया जाता है इसके साथ श्रेणी क्रम में। तो मान लो कि धारामापी में प्रवाहित धारा Ig है और परिपथ में कुल प्रवाहित धारा का मान I है, तो इस शंट प्रतिरोध में आने वाली धारा होती है बच्चों I माइनस Ig। तो अब यहां पर कई बार आपसे पूछ लेता है कि भाई बताओ I की वैल्यू प्रवाहित कुल धारा बताओ, या इसको एमीटर में बदलने के लिए कितने प्रतिरोध की आवश्यकता हुई, S की वैल्यू पूछ लेता है। तो यहाँ पर दोनों समांतर क्रम में हो गए, तो आपको कॉन्सेप्ट सेम ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में आपको फॉर्मूला रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि इस धारामापी के सिरों पर जितना विभवांतर होगा उतना ही विभवांतर इस शंट प्रतिरोध के सिरों पर होगा, क्योंकि दोनों हैं यहाँ पर समांतर क्रम में। तो यदि धारामापी में प्रवाहित धारा Ig है और इसका प्रतिरोध कैपिटल G है, तो ये हो गया इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, और ये बराबर होगा I माइनस IG इंटू एस के। तो ये सिर्फ और रिलेशन आपको ध्यान रखना है, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स बच्चों, आपके सारे न्यूमेरिकल्स धारामापी से रिलेटेड जो आप एमीटर में कन्वर्ट करते हो इस वाले फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों अपन बात करते हैं वोल्टमीटर क्या होता है। देखिए एक और चीज देख लेते हैं यहां पर, धारामापी से मुख्य धारा का nवां भाग, धारामापी से मुख्य धारा का nवां भाग प्रवाहित करने के लिए आवश्यक शंट का मान कितना है, S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1। मान लो कि आपको परिपथ में धारा प्रवाहित करनी है I का nवां भाग, तो I बटा n, यहां पर धारामापी से धारा प्रवाहित हो रही है, तो शंट प्रतिरोध कितना चाहिए, G अपॉन n माइनस 1। ध्यान रखिए बच्चों न्यूमेरिकल्स के लिए। वोल्टमीटर, चलिए बच्चों वोल्टमीटर की बात करते हैं। तो नाम से पता चल रहा है वोल्टमीटर मापता है आपका वोल्टेज, या आप इसको कह सकते हो विभवांतर। तो किसी भी विद्युत परिपथ में विभवांतर का मापन करने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, उसको बोला जाता है उसको बोला जाता है वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर को हम कैसे यूज करते हैं, तो बच्चों कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है।
समांतर क्रम संयोजन में जितने भी युक्तियां संयोजित की जाती है सबके सिरों पर विभवांतर होता है समान। तो जिस भी युक्ति के सिरों पर आपको वोल्टता का मापन करना है या विभवांतर का मापन करना है उसके साथ समांतर क्रम में लगा दीजिए आप वोल्टमीटर को। तो जैसे मान लो इस आर प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर आपको मापना है, तो बच्चों आपने इसको संयोजित कर दिया इसके साथ समांतर क्रम में। एक आदर्श वोल्टमीटर का काम होता है बच्चों की वोल्टता का मान वो यथार्थता से मापे। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर धारा का मान होना चाहिए 0, और धारा का मान 0 करने के लिए बच्चों इसमें जो प्रतिरोध है इसका मान होना चाहिए अनंत। वोल्टमीटर के लिए, आदर्श वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध का मान होना चाहिए अनंत। तो कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि भाई प्रतिरोध का मान जितना अधिक होगा ये वोल्टता का मापन उतना ही यथार्थता पूर्वक या उतना ही शुद्धता से करेगा। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उसका पाठ्यांक भी उतना ही शुद्ध होगा। और आदर्श वोल्टमीटर के लिए जैसा कि मैंने बताया कि भाई V की वैल्यू मैक्सिमम मापी जानी चाहिए, तो यहां पर इसका प्रतिरोध होना चाहिए बच्चों अनंत। अब देखिए किस तरीके से धारा मापी को हम वोल्टमीटर में रूपांतरित करते हैं। तो बच्चों धारा मापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि भाई प्रतिरोध होना चाहिए उच्च, तो हम क्या करते हैं धारा मापी के साथ समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध संयोजित कर देते हैं, ताकि ये वोल्टमीटर में जाने वाली धारा यहाँ पर धारा को कंट्रोल कर सके, उसको मिनिमाइज कर सके, कम से कम कर सके और वोल्टता का मान शुद्धता से दे सके। तो मान लो अब की बार कि भाई ये आपका धारा मापी था और इसके साथ आपने लगा दिया कोई उच्च प्रतिरोध जिसको बोल दिया मैंने आर या आर एच आप बोल सकते हो। अब यहां पर अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है आई जी और हमें चाहिए यहां पर तुल्य वोल्टता का मान वी के बराबर, तो देखिए बच्चों यहां पर आई जी धारा इस धारा मापी से भी प्रवाहित हो रही है और इस उच्च प्रतिरोध से भी प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर हमने क्या बोला कि भाई जो V की वैल्यू है ये V जो है ये बराबर हो जाएगा बच्चों आई जी इंटू कैपिटल जी प्लस आई जी इंटू कैपिटल आर। तो सिर्फ ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो सारे क्वेश्चंस आपके वोल्टमीटर रूपांतरण की आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वापस से मैं बात करूं बच्चों, अगर आपको यहां पर बोल दिया जाए कि कुल वोल्टेज का एनवा भाग धारामापी से गुजारना है, मतलब Vg इज इक्वल टू हो V अपॉन एन, तो जो आपने प्रतिरोध यहां पर संयोजित किया है उसकी वैल्यू होगी n-1 इंटू जी। संयोजित प्रतिरोध की वैल्यू होगी बच्चों यहां पर n-1 इंटू जी। तो ये हो गया आपका वोल्टमीटर और किस तरीके से धारामापी से आपने बना दिया वोल्टमीटर। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हम व्हीटस्टोन सेतु की। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है बच्चों? व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी विद्युत परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगर मैं बात करूं यहां पर इसके परिपथ की, तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध संयोजित होते हैं, जिसमें कोई 3 आपको ज्ञात होते हैं और चौथा प्रतिरोध बच्चों यहां पर होता है अज्ञात। एक विकर्ण के मध्य आप लगा देते हो धारामापी और दूसरे विकर्ण के सिरों के मध्य लगा देते हो आप स्रोत। तो इस प्रकार से जो परिपथ आप देखते हो उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु बोलते हैं बच्चों। संतुलित सेतु क्या होता है? संतुलित सेतु होता है बच्चों जब यहां पर धारामापी में प्रवाहित धारा का मान हो 0। तो इस धारामापी में धारा प्रवाह 0 कब होगा? तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि भाई इस वाली शाखा में अगर आपको धारा का मान शून्य करना है, इसका मतलब ये हो गया कि बी बिंदु पर जो विभव है वो बराबर हो जाना चाहिए डी बिंदु पर विभव के। इसका मतलब वी बी इज इक्वल टू हो जाना चाहिए वी डी। तो दोनों सिरों पर विभव का मान समान होगा, तो बच्चों इस वाली शाखा में विभवांतर का मान हो गया 0। तो वी बी डी की वैल्यू हो गई 0। और हमेशा ध्यान रखिए भाई धारा का जो प्रवाह है बच्चों वो होता है विभवांतर के कारण से। तो अगर विभवांतर का मान हम 0 कर देंगे यहां पर, तो बच्चों धारा का मान भी क्या हो जाएगा यहां पर 0 हो जाएगा। तो ये यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है। इस स्थिति में जब ये वाली स्थिति हो इसको बोलते हैं बच्चों संतुलित सेतु, और इस स्थिति में आपका संबंध होता है इन प्रतिरोधों का P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो ये देखिए एडजॉइंट जो शाखाएं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई जो शाखाएं हैं उनमें प्रतिरोधों का अनुपात जो है वो समान होता है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। बच्चों यहां पर एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर आप इस सेल और धारामापी की स्थिति चेंज कर दो कि यहां पर इस BD विकर्ण के मध्य आप लगा दो सेल और इस AC विकर्ण के मध्य आप लगा दो धारामापी, तो भी संतुलन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब असंतुलित सेतु, तो असंतुलित सेतु क्या हो गया? यदि सेतु संतुलन में नहीं है तो धारा प्रवाह D से B की ओर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई VD की वैल्यू ज्यादा होगी VB से।
अगर ये परिपथ आपका असंतुलित है तो बच्चों यहाँ पर धारा का प्रवाह होगा डी से बी की ओर। इसका मतलब हो गया डी से बी की ओर अगर धारा का प्रवाह होगा तो डी बिंदु हो गया उच्च विभव पे और बी बिंदु हो गया निम्न विभव पे। तो एक और कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पर आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि धारा का प्रवाह हमेशा होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। व्हीटस्टोन सेतु के अनुप्रयोग देखिए बच्चों, तो व्हीटस्टोन सेतु के अनुप्रयोग कहां कहां पर देख सकते हो आप। मीटर सेतु में आप इसका यूज देखोगे, पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है बच्चों, कैरी फोस्टर सेतु है, ये आपका आधारित होता है मीटर सेतु के सिद्धांत, आपके व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। काम सभी का क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। हर एक परिपथ में हम यहां पर करते हैं अज्ञात प्रतिरोध की कैलकुलेशन। तो देखिए मीटर सेतु आपके सिलेबस में बच्चों मीटर सेतु की बात करते हैं, नाम से पता चल रहा है मीटर सेतु, मतलब इसके जो तार की लंबाई है वो बच्चों होगी 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लंबी। यहां पर इसका जो तार होता है वो होता है 1 मीटर लंबा। देखिए बच्चों क्या इसका सर्किट डायग्राम होता है समझते हैं। यहां पर ये आपका जो मीटर सेतु है बच्चों, इसमें जो AC है, ये AC है आपका मीटर सेतु का तार, इसकी लंबाई होती है 1 मीटर। आप इसको देखते हो कि एक लकड़ी के बॉक्स पे इसका संयोजन होता है। ये दोनों तरफ जो डार्क लाइन में आप एल शेप की यहाँ पर आकार देख रहे हो, ये होती है बच्चों तांबे की पत्तियां। ये एल शेप में और बीच में जो सीधी आपको पत्ती दिख रही है, ये तीनों बनी होती है यहाँ पर तांबे की। तांबे की पत्तियां होती हैं। तांबे की पत्तियां क्यों यूज करते हैं बच्चों, तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि तांबे के लिए जो प्रतिरोध है ये होता है नगण्य। नगण्य है तो जब यहां से परिपथ में इनके संयोजन कर दिया गया तारों का, तो यहां से जब यहां पर धारा प्रवाहित होगी तो यहां पर ये धारा के मान को कम से कम प्रभावित करता है, क्योंकि इनका प्रतिरोध कैसा होता है, नगण्य होता है, अल्प प्रतिरोध होता है। इसके बाद देखिए बच्चों यहां पर इनका जो संबंध है, एक सिरे पर यहां पर लगा दिया जाता है प्रतिरोध बॉक्स, एक सिरे पर लगा दिया जाता है अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान आपको निकालना है। सामान्यतया इस एस को मानते हैं बच्चों हम अज्ञात प्रतिरोध, ये होता है आपका अज्ञात प्रतिरोध। जो प्रतिरोध बॉक्स आपने लगाया है इसको आप बोलते हो ज्ञात प्रतिरोध। जो बीच वाला भाग है यहां पर, यहां से एक धारामापी संयोजित कर दी जाती है और बच्चों धारामापी का संपर्क कर दिया जाता है एक विसर्पी कुंजी से। ये लगा दी यहां पर एक विसर्पी कुंजी जिसको बोलते हो जोकी। परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए जो सेल और आप कुंजी लगाते हो बच्चों, वो संयोजित होती है तार के सिरों ए व सी के मध्य। इन सिरों के मध्य आप सेल और कुंजी का संयोजन करते हो। वर्किंग इसकी बड़ी सिंपल होती है। जब आप यहां पर कुंजी को परिपथ में संयोजित कर और धारा प्रवाहित करते हो तो इस संपूर्ण तार पर विभव पतन उत्पन्न होता है। और अब यहां पर आप इस विसर्पी कुंजी की सहायता से इस तार पर एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हो जिसमें धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है 0। तो बच्चों वो स्थिति बनती है आपके संतुलन स्थिति। उस स्थिति में इतने भाग का प्रतिरोध, जहां पर संतुलन लंबाई मिली है उससे एक तरफ का प्रतिरोध मान लो कोई P है और दूसरी तरफ का प्रतिरोध बन जाता है Q। बच्चों पूरे जो तार है यहां पर जो आप मीटर सेतु में यूज करते हो, ये होना चाहिए एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का। तो इस स्थिति में प्रतिरोध जो है वो केवल और केवल निर्भर करता है तार की लंबाई पर। तो इतने भाग पे मान लो कोई लंबाई L है और बाकी के भाग की लंबाई 100 - L हो गई। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर R/S इज इक्वल टू, ये रिलेशन बन जाता है P/Q, और जो कि होता है आपका L/100 - L। R आपने बात करी है अज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध या प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध। S होता है बच्चों यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या कैसे निकली, 100 - L/L इंटू कैपिटल R। ये फॉर्मूला बच्चों यूज होता है यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का, किसकी सहायता से, मीटर सेतु की सहायता से। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। किस पर आधारित हुआ, देखो यहाँ पर चार यहाँ पर प्रतिरोध संतुलन स्थिति में थे, तो व्हीटस्टोन सेतु की ही संतुलन स्थिति यहाँ पर काम में आती है, मतलब उसी के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। चलिए बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर। यदि सेतु की सभी भुजाओं का प्रतिरोध समान हो तो व्हीटस्टोन सेतु अत्यधिक सुग्राही होता है। यदि चारों भुजाओं में जुड़े हुए प्रतिरोध समान हो तो बच्चों व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राहीता होती है अधिकतम। यदि मीटर सेतु के दाएं रिक्त स्थान में रखे चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए तो संतुलन लंबाई घटती है तथा संतुलन बिंदु दाईं ओर खिसक जाता है। तो सिंपल सी चीज, ऐसा क्यों हुआ बच्चों, तो देखिए दाएं भाग में अगर आपने तापमान बढ़ा दिया तो बच्चों ताप बढ़ने के कारण से उस भाग का प्रतिरोध बढ़ गया, जिसके कारण से आपका संतुलन बिंदु खिसक गया दाईं ओर।
व्हीटस्टोन सेतु में प्रेरण प्रभाव न हो इसके लिए पहले बैटरी की कुंजी को दबाना चाहिए, उसके पश्चात धारामापी की कुंजी को दबाना चाहिए। व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा प्रतिरोध का मापन सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। तो ये कुछ की पॉइंट्स है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चंस देखते हैं किस पैटर्न के बनते हैं। यहां पर 100 ओम प्रतिरोध वाले धारामापी का पैमाना 25 भागों में विभक्त है। कोई धारामापी है, उसको उसके पैमाने को 25 भागों में विभाजित कर दिया और प्रतिरोध कितना है उसका 100 ओम। तो बच्चों धारामापी का प्रतिरोध 100 ओम मतलब ये कैपिटल जी दे दिया आपको। इससे 4 गुणा 10 की घात -4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर ये एक भाग का विक्षेप देता है। टोटल 25 भाग है, एक भाग विक्षेपित हो रहा है कितनी धारा प्रवाहित करने पर 4 गुणा 10 की घात -4। तो पूर्ण स्केल विक्षेप, पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए बच्चों क्या करोगे, 25 को आप गुणा कर दोगे एक स्केल की धारा से, तो आई जी की वैल्यू मिल गई आपको 25 गुणा 4 गुणा 10 की घात -4 और ये हो गया बच्चों 10 की घात -2 एम्पियर। तो पूर्ण स्केल में विक्षेप देने के लिए कितनी धारा हुई यहां पर, जितने आपके विभाग थे यहां पर, जितने आपके भाग थे उन सबको गुणा कर दिया एक भाग की धारा से। इसमें कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए कि यह 2.5 वोल्ट परास का वोल्टमीटर बन जाए। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आई जी हो गई। अभी पीछे मैंने आपको बताया इसका कॉन्सेप्ट कि भाई V इज इक्वल टू होता है आई जी इंटू जी प्लस आर। आपको R की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करनी है, तो बच्चों R इज इक्वल टू हो गया V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। V है यहां पर जितने वोल्टमीटर, आपको जितनी परास का वोल्टमीटर बनाना है, कितनी परास का 2.5 बटा 10 की घात -2 माइनस गैल्वेनोमीटर का बोल दिया बच्चों यहां पर 100। तो देखिए 2.5 और ये 10 की घात -2 ऊपर गया तो ये 250, 250 माइनस 100 हो गया बच्चों ये 150 ओम। तो कितने ओम का प्रतिरोध संयोजित करना होगा आपको, 150 ओम। तो बच्चों ऑप्शन हो गया यहां पर बी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल दिया बच्चों 50 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी है, ये 0.05 एम्पियर पर पूर्ण विक्षेप देता है। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी हो गई बच्चों, आई जी। ये हो गया आपका आई जी और ये हो गया आपका कैपिटल जी। इतने प्रतिरोध का धारामापी है। तब इससे अधिकतम 5 एम्पियर परास वाले एमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध तार की लंबाई क्या होगी, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है और विशिष्ट प्रतिरोध ये है। तो बच्चों यहां पर ये सिर्फ चीजें डराने के लिए दी हुई है। आपको क्या निकालना है, पहले शंट प्रतिरोध निकाल देना है और उसके बाद S इज इक्वल टू आपको यूज कर लेना है फॉर्मूला आर ए अपॉन S इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए। तो आर एल अपॉन ए और रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो आपको रो दिया हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध, ए आपको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया हुआ है, आप यहां से एल निकाल लोगे। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तो पहले तो एस निकाल दो, शंट प्रतिरोध की वैल्यू निकाल दो और फिर एस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से निकाल दो बच्चों आप तार की लंबाई। अगला पैटर्न का क्वेश्चन देखिए। 2 ओम प्रतिरोध के एक धारामापी में 100 मिली एम्पियर धारा पूर्ण विक्षेप देती है। इसे 5 एम्पियर परास के वोल्टमीटर में परिवर्तित करने हेतु धारामापी के साथ किस मान का प्रतिरोध जोड़ा जाना चाहिए। अभी बच्चों पीछे मैं समझा चुका, ये हो गया आपका आई जी, ये हो गया जी और वो बोल दिया वी। तो आप निकाल सकते हो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी फॉर्मूले से। अगला क्वेश्चन सेम बच्चों यही है, ये आपको बोल दिया आई जी, ये आपको बोल दिया जी और इसको आपको बदलना है मिली एमीटर को 10 वोल्ट परास वाले वोल्टमीटर में बदलने के लिए कितने प्रतिरोध का मान आपको संयोजित करना होगा। वापस से सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों ये इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, किस तरीके से रूपांतरण इनका करना होता है, ये सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट। जो अगली आपकी मापन में प्रयुक्त होने वाली युक्ति है बच्चों वो है आपका विभव मापी। तो विभव मापी जैसा पीछे अपन ने बात करी थी, विभवांतर मापने के लिए हम यूज करते हैं वोल्टमीटर। तो बच्चों विभव मापी भी यूज की जाती है विभवांतर मापने के लिए। तो आप कह सकते हो कि भाई किसी विद्युत परिपथ में कोई सेल है, उसका विद्युत वाहक बल मापने के लिए या विभवांतर मापने के लिए या किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जिस विद्युत युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है विभव मापी। विभव मापी की वोल्टमीटर से श्रेष्ठता। तो बच्चों इसकी श्रेष्ठता में सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी हमने पीछे वोल्टमीटर की बात करी तो वहां पर हमने एक चीज देखी कि भाई वोल्टमीटर जब विभवांतर का मापन करता है तो ये परिपथ से कुछ धारा ग्रहण कर लेता है। तो कुछ धारा ग्रहण कर लेगा तो ये वोल्टता का मापन शुद्धता पूर्वक, ये यथार्थता पूर्वक नहीं कर पाएगा। तो ये इसका ड्रॉबैक होता है वोल्टमीटर का।
जबकि विभव मापी जो है ये शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब जब ये विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मापन करता है तो परिपथ से कोई भी धारा ग्रहण नहीं करता। सिर्फ ये चीज ध्यान देनी है। तो देखिए शून्य विक्षेप सिद्धांत पर आधारित होता है ये। परिपथ की बात करते हैं तो बच्चों विभव मापी का जो परिपथ है, देखिए क्या होता है इसमें। विभव मापी का जो तार है बच्चों, ये सामान्यतया लिया जाता है अधिक लंबाई का। हम जो लैब में सामान्यतया तार यूज करते हैं ये बच्चों होता है 6 से 10 मीटर लंबाई के आसपास, और जो स्टैंडर्ड लंबाई होती है लेबोरेटरी में वो हम ज्यादातर यूज करते हैं 10 मीटर। मतलब आप ये ध्यान रखो कि अधिक लंबाई का तार प्रयुक्त करते हैं। क्यों प्रयुक्त करते हैं इसकी बात अपन अभी करेंगे। दूसरी चीज, इसके परिपथ में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये एक एक मीटर के 10 फेरों के रूप में, ये मान लो प्रारंभिक सिरा है तो इस तरीके से एक एक मीटर के यहाँ पर 10 सिरे होते हैं, और ये अंतिम सिरा भी कुछ इसी तरफ होता है। परिपथ पे जितने भी संयोजन किए जाते हैं बच्चों ये इन्हीं दोनों सिरों के मध्य किए जाते हैं। मान लो ये है सिरा ए और ये है सिरा बी। तो अब परिपथ में बार बार हम इतना बड़ा वायर इस तरीके से बनाएंगे नहीं, अपन सिंपल सा बात करते हैं भाई, ये हो गया आपका तार ए बी, ये पूरा 10 मीटर है, ए और बी के बीच में है। क्या इसकी परिपथ में हम कनेक्शन की बात करते हैं तो बच्चों दो सर्किट होते हैं यहाँ पर। एक होता है प्राथमिक परिपथ जिसमें हमेशा ही एक सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक लगा होता है आपका। सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक, इस वाले परिपथ को बोलते हैं बच्चों प्राथमिक परिपथ। जिस भी सेल का विद्युत वाहक बल या आंतरिक प्रतिरोध या उसके सिरों पर टर्मिनल वोल्टता आपको निकालनी है उसको आप संयोजित करते हो द्वितीयक परिपथ में। तो द्वितीयक परिपथ में उस सेल का संयोजन कर दिया जाता है बच्चों एक धारामापी और विसर्पी कुंजी से। तो ये होता है बच्चों यहाँ पर सिंपल सा इसका सर्किट प्रोसेस। देखिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। तो विभव मापी के तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है अधिक। देखिए चाहे विभव मापी के तार की बात करूं चाहे मैं मीटर सेतु के तार की बात करूं, तो ये बच्चों बने होते हैं मिश्र धातुएं। कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं? कॉन्स्टेंटन बोल सकते हो आप, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन या यूरेका, इन मिश्र धातुओं का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि इनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध का मान अधिक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध अधिक और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। प्राथमिक व द्वितीयक परिपथों के सभी उच्च विभव वाले बिंदु एक ही जगह जुड़े होने चाहिए। पहले से ज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात किए जाने वाले विभवांतर से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बच्चों जो प्राथमिक परिपथ में आप सेल लगाते हो उसका विद्युत वाहक बल हमेशा ही द्वितीयक परिपथ में जो अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल लगाते हो उससे कम होना चाहिए, अन्यथा विभव मापी के तार पर विभव पतन प्राप्त नहीं होगा। विभव प्रवणता का मान नियत रखा जाना चाहिए। इसका मतलब प्राथमिक परिपथ में धारा का मान नियत रहना चाहिए। विभव मापी के तार का व्यास एक समान होना चाहिए, जैसा अभी मैंने पीछे बताया कि भाई इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। विभव मापी के लिए बच्चों अपन बात करें अगर विभव प्रवणता की, तो ये विभव मापी का सिद्धांत भी होता है। विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है? विभव मापी के तार पर विभव पतन का मान तार की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बच्चों एक नियतांक आता है जिसको बोलते हैं विभव प्रवणता। ये x होती है यहां पर विभव प्रवणता। विभव प्रवणता x की यहां पर इकाई हो गई वोल्ट प्रति मीटर। क्या इकाई होती है बच्चों इसकी? वोल्ट प्रति मीटर। तो देखिए x इज इक्वल टू वी अपॉन एल। अगर मैं यहां पर l बोल दूं विभव मापी की कुल लंबाई और v बोल दूं विभव मापी तार के सिरों पर उत्पन्न कुल विभवांतर, तो x इज इक्वल टू हो गया बच्चों v अपॉन एल। देखिए आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? x की वैल्यू x इज इक्वल टू हो गया बच्चों v अपॉन एल। v को आप बोल सकते हो i इंटू आर। आई हो गई विभव मापी में प्रवाहित, विभव मापी तार में प्रवाहित होने वाली कुल धारा, और आर हो गया इसके तार की लंबाई, इसके तार का प्रतिरोध, और एल हो गई यहां पर इसकी लंबाई। आप और यहां पर कह सकते हो आई की जगह आप क्या कह सकते हो? आई इज इक्वल टू ई अपॉन, ई हो गया प्राथमिक परिपथ में जुड़े सेल का विद्युत वाहक बल, ई अपॉन कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध विभव मापी तार का प्लस अगर धारा नियंत्रक से कुछ प्रतिरोध लगाया है तो वो, प्लस जो सेल कनेक्टेड है उसका आंतरिक प्रतिरोध। ये हो गई बच्चों धारा, और इंटू आर अपॉन एल। ये भी आप फॉर्मूला यूज करोगे कई जगह न्यूमेरिकल्स में। विभव प्रवणता निम्न कारकों पर निर्भर करती है बच्चों। किस पर निर्भर करती है? विभव मापी तार के प्रति एकांक लंबाई प्रतिरोध पर, मतलब आर अपॉन एल पर। आर अपॉन एल को क्या बोलोगे? प्रति एकांक लंबाई में प्रतिरोध। विभव मापी तार का प्रति एकांक लंबाई में प्रतिरोध। और किस पर निर्भर करेगी? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या त्रिज्या पर निर्भर करेगी। विभव मापी तार के विशिष्ट प्रतिरोध पर,
तार से प्रवाहित होने वाली धारा पर, इन पर तो निर्भर करती है बच्चों ये प्रत्यक्ष रूप से, सीधे रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है ये प्राथमिक परिपथ में संयोजित सेल के विद्युत वाहक बल, अभी देखा हमने E अपॉन, और धारा नियंत्रक के प्रतिरोध पर। जब विभवांतर का मान नियत हो तो बच्चों यहां पर देखिए, विभवांतर की जब वैल्यू यहां पर नियत हो, अभी अपन ने बात करी x इज इक्वल टू वी अपॉन एल, तो अगर v की वैल्यू कांस्टेंट है तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू हो गया बच्चों L2 अपॉन L1। न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा रिलेशन। यदि दो विभिन्न तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर विभवमापी बनाया जाए तो इस स्थिति में बच्चों x1 अपॉन x2 हो जाएगा यहाँ पर R1 L2 अपॉन R2 L1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये आपको ध्यान रखना है। अभी अपन ने बात करी, ऐसा क्यों बोला हमने, क्योंकि x समानुपाती हो गया बच्चों R अपॉन L। हर एक विभवमापी तार का प्रतिरोध अलग होगा, तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू R1 अपॉन L1 इंटू L2 अपॉन R2। यदि किसी विभवमापी के तार की लंबाई तथा इस तार के सिरों पर विभवांतर को नियत रखा जाए और तार का व्यास D1 से D2 परिवर्तित कर दिया जाए तो विभव प्रवणता नियत रहेगी बच्चों, परिवर्तन नहीं होगा उसमें कोई भी। द्वितीयक परिपथ में कोई भी आप चेंज करते हो तो बच्चों विभव प्रवणता का मान परिवर्तित नहीं होता। चलिए बच्चों कार्य विधि की बात करते हैं, तो आप इसकी कार्य विधि बड़ी सिंपल सी समझ सकते हो। यहां पर मान लो कि भाई आपको संतुलन स्थिति मिली इस बिंदु J पर, संतुलन स्थिति मिली बिंदु J पर, तो अब आप विसर्पी कुंजी को इससे पहले रखते हो तो धारा किसी एक दिशा में प्रवाहित होगी, और इसके बाद रखते हो तो धारा किसी दूसरी दिशा में प्रवाहित होगी। इसका मतलब ये आप सर्किट को वेरीफाई करने का तरीका भी देख सकते हो। जब आपने परिपथ संपूर्ण संयोजित कर दिया तो अब आप विसर्पी कुंजी को ए भाग पर टच करोगे तो धारामापी में विक्षेप किसी एक दिशा में मिलना चाहिए, और उसको अंतिम सिरे पर टच करोगे तो विक्षेप दूसरी दिशा में मिलना चाहिए। इसका मतलब तो परिपथ आपका सही संयोजित हुआ है। अब आप जैसे 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 मध्य भाग की तरफ चलते हो तो बीच में कोई एक बिंदु ऐसा मिलता है जहां पर धारामापी में विक्षेप आपको शून्य प्राप्त होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। और जिस लंबाई पर या जिस दूरी पर ये आपको विक्षेप शून्य प्राप्त होता है बच्चों, उस लंबाई को बोलते हो आप संतुलन लंबाई। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था आपके विभवमापी का। अब विभवमापी का मानकीकरण कैसे करते हैं, तो बच्चों विभवमापी का मानकीकरण किया जाता है विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने के लिए। तो किसी भी विभवमापी में उसका मानकीकरण किया जाता है एक मानक सेल की सहायता से। यहां पर हम ले लेते हैं एक मानक सेल। मानक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल नियत होता है। मानक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल नियत होता है। तो एक मानक सेल हम संयोजित करके और विभव प्रवणता की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसी प्रक्रिया को आप बोलते हो मानकीकरण। मानक सेल के लिए रूप में बच्चों आप कैडमियम सेल यूज कर सकते हो जिसका विद्युत वाहक बल नियत होता है 1.01 वोल्ट। विभवमापी की सुग्राहिता, तो बच्चों विभवमापी की सुग्राहिता से मतलब क्या है कि यदि विभवमापी को संतुलन स्थिति से थोड़ा भी विक्षेपित किया, विभवमापी में यदि विसर्पी कुंजी को संतुलन स्थिति से थोड़ा भी विक्षेपित करते हो तो धारामापी में पर्याप्त विक्षेप अगर वो दिखाती है तो आपकी विभवमापी होगी सुग्राहिता। तो ये अत्यंत, दूसरा आप कह सकते हो कि यदि ये छोटे से छोटे विभवांतर का भी मापन करे तो ये होगी आपकी सुग्राही। विभवमापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए देखिए बच्चों क्या क्या चीजें कर सकते हैं। प्राथमिक परिपथ का प्रतिरोध कम कर दिया जाएगा। तो अभी अपन ने पीछे देखा x इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर एच प्लस स्मॉल आर, तो ये है प्राथमिक परिपथ का प्रतिरोध आर एच और स्मॉल आर। इसको कम कर देंगे तो x की वैल्यू बढ़ जाएगी बच्चों, विभव प्रवणता की वैल्यू। विभवमापी तार की लंबाई बढ़ानी होगी, तो विभवमापी तार की लंबाई बढ़ानी होगी जिससे कि इसका मान शुद्धता से आ सके। तो सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा बच्चों आपको, सुग्राहिता बढ़ाने के लिए ध्यान रखिए विभवमापी की जो सुग्राहिता है, विभवमापी की जो सुग्राहिता है वो निर्भर करती है आपकी विभव प्रवणता की। विभव प्रवणता की होती है ये बच्चों व्युत्क्रमानुपाती, और हम कहते हैं इसको ये लंबाई की होती है समानुपाती। तो लंबाई जितनी अधिक होगी विभवमापी की सुग्राहिता उतनी अधिक होगी। तो शुरू में मैंने कहा था कि सामान्यतः विभवमापी का तार अधिक लंबा लिया जाता है। कारण क्या है बच्चों, सुग्राहिता बढ़ाने के लिए। अगर हम इनमें अंतर की बात करें तो देखिए वोल्टमीटर क्या होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है लेकिन निश्चित होता है। विभवमापी को हम ये कह सकते हैं कि भाई ये अनंत प्रतिरोध वाला वोल्टमीटर होता है। इसका प्रतिरोध कितना मानते हैं अपन, अनंत। वोल्टमीटर विद्युत वाहक बल स्रोत से कुछ धारा ग्रहण कर लेता है जबकि ये धारा ग्रहण नहीं करता, शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करता है। वोल्टमीटर द्वारा मापा गया विभवांतर वास्तविक से कम होता है जबकि ये वास्तविक के समतुल्य होता है। वोल्टमीटर की सुग्राहिता कम होती है जबकि
विभवमापी की सुग्राहिता अधिक होती है, ये बच्चों अभी अपन देख चुके। ये विक्षेप विधि पर आधारित है वोल्टमीटर, और धारा ये आपका विभवमापी है शून्य विक्षेप विधि पर। बच्चों हम अनुप्रयोगों की बात करते हैं। विभवमापी के अनुप्रयोग, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है विभवमापी की सहायता से। तो जैसा कि अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि विभवमापी से जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है, चाहे वो विद्युत वाहक बल हो चाहे आंतरिक प्रतिरोध हो, उस सेल को आप लगाते हो द्वितीयक परिपथ में। तो ये आपने द्वितीयक परिपथ में एक सेल लगा दिया, उसके साथ आपने लोड प्रतिरोध लगा दिया, और ये धारामापी और जो कि आपने यहाँ पर संयोजित कर दी। तो सबसे पहले तो बच्चों आप क्या करते हो, यहाँ पर परिपथ को खुला रखते हो, मतलब इस की को हटा देते हो, जिससे अब ये लोड प्रतिरोध यहाँ पर परिपथ में हट जाता है और कोई संतुलन लंबाई आप प्राप्त करते हो। तो अब की बार इस संतुलन लंबाई के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बराबर हो जाएगा इस सेल के विद्युत वाहक बल के। तो पहली स्थिति में हो गया बच्चों ये E इज इक्वल टू XL1। फिर आपने यहाँ पर कुंजी लगा दी, प्रतिरोध बॉक्स, यहाँ पर ये प्रतिरोध क्या हो गया, संयोजित हो गया परिपथ में। तो अब की बार जो आपको संतुलन लंबाई मिली, मान लो बच्चों वो मिली आपको L2 जो संतुलन लंबाई मिली, इसके सिरों पर विभवांतर अब की बार हो जाएगा इस सेल की टर्मिनल वोल्टता के बराबर। तो इसको आपने बोल दिया V इज इक्वल टू XL2। और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का बच्चों फॉर्मूला होता है स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू R। ये अपन ने पिछले लेक्चर में बात करी थी जब हमने सेल पढ़े थे। तो यहां से E और V की वैल्यू रख दीजिए। R क्या है यहाँ पर, ये जो आपने प्रतिरोध जो लगाया हुआ है, इसको चलिए यहाँ पर R डैश लिया हमने, R डैश ले लिया इसको। तो ये हो गया L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R डैश। तो बच्चों ये फॉर्मूला यूज होता है किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जब हम विभवमापी से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर L1 क्या है, खुले परिपथ में संतुलन लंबाई, L2 है बंद परिपथ में संतुलन लंबाई। तो ये हो गया बच्चों इसका एक अनुप्रयोग। चलिए बच्चों दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं। दूसरे अनुप्रयोग में हम बात करते हैं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। तो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किस तरीके से की जाती है। जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बल हमें यहां पर कैलकुलेट करने हैं, सेल कौन से लेते हैं जनरली बच्चों, हम प्राथमिक सेल लेते हैं जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, जिनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ऐसे आपने दो सेल ले लिए। सामान्यतया हम लैब में जो सेल यूज करते हैं वो लेक्लांसी और डैनियल सेल होते हैं। तो ये दो प्राथमिक सेल ले लिए, इनका संबंध आपने कर दिया एक द्विमार्गी कुंजी से। ये एक द्विमार्गी कुंजी हो गई बच्चों यहाँ पर, और इसका संबंध आपने धारामापी और ये कर दिया यहाँ पर जोकी से। प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है। आप क्या करते हो, सबसे पहले E1 विद्युत वाहक बल वाले सेल को परिपथ में संयोजित करते हो और कोई संतुलन लंबाई L1 यहाँ पर निकाल लेते हो। तो L1 के सिरों पर विभवांतर बराबर हो गया बच्चों L1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के। तो E1 इज इक्वल टू XL1। अब इसको हटा के आप संयोजित कर देते हो दूसरे वाले सेल को। तो अब E2 सेल परिपथ में संयोजित हो गया और कोई संतुलन लंबाई आपको मिल जाती है L2। तो इस स्थिति में आप बोलते हो E2 इज इक्वल टू XL2। इनकी तुलना करनी है तो बच्चों E1 में E2 का आपने भाग दे दिया, तो ये मिल गया आपको L1 अपॉन L2। तो इन सेलों के विद्युत वाहक बल मिलते हैं इनकी संतुलन लंबाइयों के अनुपात में। ये बच्चों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए, अगर ये सेल कुछ इस तरीके से लगे हुए हों, ये सेल बच्चों कुछ इस तरीके से लगे हुए हों कि ये एक सेल यहाँ है, दूसरा सेल यहाँ, इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका E2। तो बच्चों इस स्थिति में यहाँ पर अब की बार कोई भी संतुलन लंबाई आपको मिलेगी तो यहाँ पर तुल्य विद्युत वाहक बल के समान होगा, मतलब E1 प्लस E2 इज इक्वल टू होगा बच्चों अब की बार XL। लेकिन अगर सेल कुछ आपके इस तरीके से संयोजित हो कि पहले का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड हो, तो अब की बार एक सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक तो दूसरे का होगा ऋणात्मक। तो आप इसको बोल सकते हो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। तो ये कंडीशन जरूर आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर जिसमें अपन ने बात करी किरचॉफ के नियम और विभिन्न मापन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण। तो ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में अपन ने देखे किस तरीके के क्वेश्चंस इन पे बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए और बच्चों यहाँ पर वीडियो के लिंक में डाल दूंगा सो दैट कि आप इनको प्रैक्टिस कर सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।